नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स को। बिजनेस न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर हम कुछ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड से हो। तो यहाँ पर हमारा काम है कि हम सिखाएँ कि आप कैसे पढ़ें बिजनेस न्यूज़पेपर्स को और क्या-क्या आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ़ वही चूज़ करते हैं आप सबके लिए। तो स्टॉक बॉक्स के चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद है। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार सेल्स टेक ऑफ इन उत्तर प्रदेश आफ्टर अ टैक्स वेवर। नाउ हम लोग वी वर कमेंडिंग उत्तर प्रदेश, एक डिसीजन के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अकेले लिया है इंडिया में, वो है इन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी जो रोड टैक्स है वो काफ़ी कम कर दिया है। आई थिंक 5% पे ले आए हैं मे बी, आई कुड बी रॉन्ग बट काफ़ी कम कर दिया है और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि ओवरऑल पॉल्यूशन तो देखिए हाइब्रिड कार्स बहुत कम करती हैं एज़ कंपेयर्ड टू एनी अदर आइस व्हीकल। अब फ़ायदा यहाँ पे ये है कि लोग जो इलेक्ट्रिक नहीं लेना चाहते इस वक़्त बिकॉज़ इलेक्ट्रिक कार्स महँगी हैं, प्लस चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो एटलीस्ट हाइब्रिड तो खरीदेंगे और हमारा गोल क्या है? हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है, तो वो तो हाइब्रिड कार से भी हो ही रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन हमें लगता है जो इन्होंने लिया, ऑल्दो बाकी कंपनीज़ ने काफ़ी इसके अगेंस्ट इस डिसीजन को वापस लेने की रिक्वेस्ट भी की, बट गवर्नमेंट ने कहा कि वी हैव फर्मली टेकन दिस डिसीजन एंड हम इस पर स्टिक करेंगे, हम इस पर स्टिक करने वाले हैं जो डिसीजन हमने लिया है एंड ये सही है। एंड इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि मंथली सेल्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की उत्तर प्रदेश में डबल हो चुकी है जब स्टेट गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया रजिस्ट्रेशन टैक्स 5 जुलाई से। इलेक्ट्रिक कार सेल्स ऑन द कॉन्ट्रास्ट फ्लैट ही है और इलेक्ट्रिक कार सेल्स तो वैसे भी पिछले 1 साल में अगर आप डेटा देखें तो फ्लैट ही रही है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ तो देखने को मिली नहीं है हमें। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम जेटो डायनामिक्स, मंथली इलेक्ट्रिक कार सेल्स यूपी में 413, 496, 355, 430, 387 यूनिट्स रहे हैं अप्रैल से अगस्त के बीच में। मतलब इस डिसीजन के पहले भी इलेक्ट्रिक कार सेल्स तो इतने ही थे, राइट? बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की सेल्स देखिए 228 से 239 एंड 390 यूनिट्स अप्रैल में, मई एंड जून में देखिए 895 एंड 996 एंड ये अब 4 डिजिट में आने वाला है बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? यहाँ पे एक तो टोयोटा को बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि टोयोटा की ही हाइब्रिड कार्स आपको दिखेंगी एंड मारुति। देखिए जितनी भी जापानीज ब्रांड्स है ना, ये इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा हाइब्रिड पर फोकस कर रही है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार आप इतनी जल्दी ला ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि हर आदमी इलेक्ट्रिक कार चलाने लग जाए। बहुत समय लगेगा, अगले 20 से 30 साल लगेंगे इस काम को करने में। तो इस वक़्त हाइब्रिड कार लाना एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहेगा और इसीलिए ना इन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वर्क किया है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कह रहे हैं कि अगर हाइब्रिड कार्स आ गई, तो हमारी तो गाड़ी कोई लेगा ही नहीं। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लेना चाहेगा अगर उन्हें हाइब्रिड कार्स मिल रही होंगी और हाइब्रिड में पेट्रोल में आपको पेट्रोल से आप चल रहे हो, डीज़ल से चल रहे हो और इलेक्ट्रिक साथ में मोटर भी है, तो आपके पास एवरेज बहुत ही बढ़िया आ जाता है यहाँ पे। ना आपको चार्जिंग की चिंता, कोई टेंशन नहीं है आपको फालतू। तो लोगों को काफ़ी ये पसंद आएगा। ऑफ कोर्स इंडिया में पीपल आर गोइंग टू लव इलेक्ट्रिक कार्स अगर वो हाइब्रिड के फॉर्म में आ रहे हैं एज़ कंपेयर्ड टू अगर कोई सिर्फ सोलो इलेक्ट्रिक है। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे कोई इनका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे नहीं क्लियर होगा क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियाँ है ही नहीं टाटा मोटर्स के साथ। किया यहाँ पे हाइब्रिड का सपोर्ट कर रही है एंड उनका ये कहना है, लेकिन अगर हम हाइब्रिड को सपोर्ट करेंगे इस तरीके से इक्वली तो ये ईवी अडॉप्शन को बहुत कम कर देगा, किया का ये कहना है। तो आप सपोर्ट दो इन्हें बट इतना ज्यादा नहीं। एंड टाटा ने तो कहा है कि बिल्कुल हमें करना ही नहीं चाहिए हाइब्रिड को सपोर्ट। टाटा क्या, जो दूसरी और भी कार्स हैं, महिंद्रा भी, उनका कहना है कि हाइब्रिड गाड़ियों से आप अगर हमें कम्पीट करवाएंगे इलेक्ट्रिक कार्स को तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे अभी कम्पीट और इनसे हमारे गोल्स भी नहीं अचीव होंगे। तो आपको इन पे टैक्स की कोई छूट नहीं देनी चाहिए। सो ये डिलेमा है टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के लिए स्पेसिफिकली एंड दूसरी कंपनीज के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ईवी में सारा पैसा लगा दिया है। लेकिन लोगों को क्या पसंद आएगा अभी ये खुद जानते हैं, लोगों को हाइब्रिड ज्यादा पसंद आएगा एंड ऐसा हो भी रहा है। फेड रेट कट इम्पैक्ट टू बी म्यूटेड सीईए, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका ये कहना है कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने अभी ब्याज दर घटाए हैं और इसका बहुत ही म्यूटेड इफेक्ट होने वाला है इंडिया पर। मतलब ना के बराबर असर होना, म्यूटेड। एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ जी ने कहा रिपोर्टर्स को कि फेड रेट कट नहीं कोई सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करने वाला है इंडिया में होने वाले फॉरेन इन्फ्लोज को। तो फॉरेन से जो पैसा इंडिया में आने वाला है ना,
उससे उसपे भी कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फेडरल रिज़र्व क्या डिसाइड करता है इस बात से। ये पॉज़िटिव है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी 50 बेसिस जो पॉइंट कट है 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5% का रेट कट। तो लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला एंड इनका ये कहना है कि वी हैव टू सी वेयर द यूएस इंटरेस्ट रेट्स लेवल आर एंड वी हैव टू सी अदर हाउ अदर इकोनॉमिक मार्केट्स बिहेव, बाकी मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं यहाँ पर। इनका इन्होंने ऐड किया कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं, ये ऑलरेडी रेट कट से पहले ही काफ़ी बढ़ चुके थे, तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि रेट कट से अब क्या ऐसा फ़ायदा होगा ग्लोबल इकोनॉमी को, क्योंकि बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट नहीं है। सिर्फ रेट कट से इकोनॉमी नहीं चलती और इन्होंने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात की। आप देख रहे हो जियोपॉलिटिकली काफ़ी वॉलेटाइल सिनेरियो है। हर बार हर कुछ दिनों पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। 10 साल पहले ऐसा नहीं था, राइट? तो अब ऐसा हो गया है रशिया यूक्रेन वॉर प्लस इज़राइल, इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि हाँ, मार्केट्स बिल्कुल पॉज़िटिव होने वाले हैं या बिल्कुल नेगेटिव होने वाले हैं। सब कुछ अगर कांस्टेंट रहे तो रेट कट इटसेल्फ शुड बी पॉज़िटिव, क्योंकि इससे डॉलर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, डॉलर की लिक्विडिटी भी पूरे दुनिया में बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना तो वैसे भी बहुत ही अच्छी बात है कहीं पर भी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब आप कभी भी कैपिटल लगाते हैं, लोन लेके लगाते हैं और लोन अगर सस्ता हो जाए तो वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। सो आरबीआई क्या रेट कट करेगा फेडरल रिजर्व को देख के? कई लोगों का ये भी कहना है यूएस ने घटा दी तो आरबीआई भी घटा ही देगा। देखिए ऐसा नहीं है एंड इनका ये कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ये कमिटी डिसाइड करेगी सही टाइम पर जब हमें लगेगा कि इन्फ्लेशन से हम पूरी तरीके से अब फ्री हो चुके हैं, जो इन्फ्लेशन है एकदम कंट्रोल में है हमारे, तब ये डिसीजन इंडिया लेगा और इंडिया में ऐसा नहीं है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम रोज़ पढ़ते हैं कि किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इस वक़्त वॉलेटाइल हो चुका है। आते हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल पर, लैगिंग बिहाइंड स्टेट्स शो नो साइंस ऑफ कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे बहुत ही लॉजिकली पढ़िएगा इस चीज़ को, समझिएगा इस चीज़ को जो हम डिस्कस करने वाले हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में इट हैज़ बीन मार्क्ड बाय अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंडिया में हुआ लेकिन डेवलपमेंट बहुत ही अनबैलेंस्ड हुआ है, बैलेंस नहीं है। इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रहे हैं साथ में। स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ इन अ फ्यू अर्बन एग्लोमरेशंस। अर्बन एरियाज में सारा पैसा जा रहा है, रूरल एरियाज में कुछ हो ही नहीं रहा ज़्यादा। अगर आप 20 साल का इकोनॉमिक डेटा उठाकर देखें तो ऐसा दिखता है कि जो कॉन्सन्ट्रेटेड जगहें हैं ना, स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ वहीं जाएँगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएँगी। उसके अलावा कहीं उस लेवल का डेवलपमेंट होगा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो गया है, एक इश्यू क्रिएट हो गया है हमारे लिए। एंड एक नया वर्किंग पेपर आया है, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने टू द प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिश किया है और इन्होंने क्लोज़ली रिव्यू किया है ट्रैजेक्टरी को, ग्रोथ के पाथ को। ट्रैजेक्टरी हम लोग इसे बोलते हैं कि पाथ है ग्रोथ का, इंडियन स्टेट्स का इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेइंग इन मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स की। इन स्टेट्स का अलग-अलग जो स्टेट्स हैं हमारे, इनका क्या वेटेज है और क्या इनका ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी रहा है। ये फोकस करता है स्टेट के शेयर में इंडिया की जीडीपी में। जैसे इंडिया के जीडीपी में कुछ स्टेट्स हैं, इनका शेयर बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड ये कर्नाटका। इसके अलावा एंड स्पेसिफिक देखिए, इनमें कुछ सिटीज़ ही हैं, इन स्टेट्स में भी ऐसा नहीं है, जैसे कर्नाटका है, अब बैंगलोर के अलावा दूसरे किसी गाँव में चले जाइए, हो सकता है उस गाँव का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो एमपी के गाँव या अगल-बगल के किसी उड़ीसा के ही गाँव जितना हो बस। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सिटीज़ को कंपेयर करें, वही पूरे स्टेट की जीडीपी में 90% कंट्रीब्यूशन कर देता है। तो स्टेट्स के अंदर भी जो जगहें हैं, वहाँ पर कॉन्सन्ट्रेटेड है ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा एंड स्टेट्स में तो ऐसा है ही, इंडिया में कुछ स्टेट्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है। तो इन्होंने रिलेटिव पर कैपिटा इनकम के बारे में फोकस किया और इंडिया के जो जीडीपी है, उसमें उस स्टेट का कितना शेयर है, इस चीज़ पर फोकस किया इस रिसर्च में। और दोनों पैरामीटर्स पर अगर वेस्टर्न और सदर्न रीजन को देखें कंट्री के, तो इन्होंने आउट परफॉर्म किया है बाकी सारे रीजन्स को ओवर 6 डेकेड्स, पिछले 60 साल में। वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स ने। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, 5 southern states, if together they account for about 30% of India's GDP. नोटेबली अगर महाराष्ट्र, गुजरात को आप देखें तो इन्होंने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाया है पर कैपिटा इनकम में 1960 से लेके अभी तक। पर कैपिटा इनकम दोनों के स्टेट्स में अबव नेशनल एवरेज है। सिंस 1960 से लेके अभी तक एक बार भी नेशनल एवरेज से नीचे नहीं आया है। गुजरात का करीब अगर आप देखें तो 160.7% है ऑफ नेशनल एवरेज, मतलब 160% है ये नेशनल एवरेज का। महाराष्ट्र का है 150% एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज। ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, ये स्टेट्स हैं, द स्टेट्स इन द साउथ, सिग्निफिकेंटली यहाँ पे ग्रो किया है इन्होंने सिंस 1990s। 90 से यहाँ ग्रोथ की शुरुआत हुई। आई थिंक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज जब आई, एट द सेम टाइम जो रिलेटिव पर कैपिटा इनकम है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश,
ये डिक्लाइन हुआ है 60 से 61 1960 से 61 ईस्वी से लेके अभी तक और अभी तो फार बिलो चल रहा है नेशनल एवरेज से। वेस्ट बंगाल इन पर्टिकुलर यहाँ पे इकोनॉमिक शेयर में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला एंड रिलेटिव पर कैपिटा इनकम भी 83% पे आ गया टू द नेशनल एवरेज फ्रॉम थर्ड हाईएस्ट इन 1960-61 60-61 में थर्ड हाईएस्ट इनका पर कैपिटा इनकम हुआ करता था एंड तब ये 27.5% नेशनल एवरेज से ज्यादा था मतलब तब 127% था हमारे नेशनल एवरेज का और अब ये घट करके 83.7% पे आ गया है। ट्रेंड बिल्कुल डिक्लाइनिंग है यहाँ पर। बिहार, बात करते हैं अगर बिहार की, तो बिहार ने से ना कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम इसका बिलो नेशनल एवरेज रहा है 1960 से लेके अभी तक, लेकिन ये 70.03 से 1961 में डिक्लाइन होकर 32.8% हो गया है। तो वहां और पर कैपिटा इनकम घटते जा रहा है। 1960 में बिहार में अगर आप कंपेयर करें 70.3% था। 100 रुपए अगर एक ऑन एन एवरेज भारतीय कमाता था, तो बिहार में एक आदमी 70 रुपए कमाता था। उसके अगेंस्ट अब बिहार में आदमी सिर्फ 32.8 रुपए कमा रहा है। वहां से आधे से भी कम हो चुका है। पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे बढ़िया इनकम लेवल्स के हमें ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेसिफिकली जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद, क्योंकि दोनों एग्रीकल्चर रिच स्टेट है। पंजाब कुड नॉट कीप द पेस एंड इनकी जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी थी डाइवर्ज होगी हरियाणा से। पंजाब का पर कैपिटा इनकम भी बढ़िया था, 106% था ऑफ द नेशनल एवरेज इन 2023-24, जो पहले 120% के आसपास हुआ करता था, वहां से नीचे था। 120% था 1960-61 में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 176.8% था 2023-24 में एंड ये पहले हुआ करता था 106.9%। तो काफी बढ़िया ग्रोथ हरियाणा के पर कैपिटा इनकम में देखने को मिली है। तो ये जो वेरिएंसेस हैं, डिफरेंसेस का है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन रेट, मतलब किस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, शहर बन रहे हैं उस स्टेट में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या है और स्टेट लेवल पॉलिसी डिफरेंसेस। ये ओवरऑल 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं जिसकी वजह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या-क्या डिफरेंसेस, क्यों डिफरेंसेस आए इनके इनकम में और ग्रोथ रेट में। तो ग्रोइंग डाइवर्जेंस, मतलब जो डाइवर्जेंस है अलग-अलग स्टेट्स में, एक बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, एक बहुत कम ग्रो कर रहा है, इंडिया ओवरऑल सही ग्रो कर रहा है, फिर भी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉलिसी चैलेंजेस हमारे लिए लेकर आता है एंड एग्जिस्टिंग टेंशंस है इन टर्म्स ऑफ हाउ फिस्कल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट्स, जिसकी वजह से सिचुएशन और खराब होगी हाई और लो इनकम स्टेट्स के बीच में। तो फिस्कल रिसोर्सेज मतलब पैसे को बहुत सही तरीके से यहाँ डिवाइड करना होगा हमें एंड टारगेट्स रखने होंगे कुछ। ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर टारगेटेड एंड फोकस्ड इंटरवेंशन टू ब्रिंग लैगिंग स्टेट्स टू अप टू स्पीड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो स्टेट्स को टारगेट देना भी वैसे तो इन्होंने इस तरीके से नहीं कहा है, बट मैं इस पे इलैबोरेट करके कहूंगा कि टारगेटेड एंड फोकस इंटरवेंशन तो आप कर सकते हैं लैगिंग अप स्टेट्स पे, जो स्टेट्स लैग कर रहे हैं उनको स्पेसिफिकली आप टारगेट करो, कुछ इंटरवेंशन करो वहां पे। बट स्टेट्स को अगर आप फंड्स के लिए टारगेट दें, मे बी गवर्नमेंट देती भी हो, दैट वुड आल्सो बी अ गुड आइडिया आई गेस, कि अगर ये स्टेट्स ये चीजें कर लेते हैं इस पैरामीटर पे ग्रोथ कर लेते हैं लेट्स से, तो हम इन्हें इतना फंड रिलीज करके देंगे एज कंपेयर टू लेट्स से 100 रुपए दे रहे थे, तो अब हम इन्हें 140 रुपए देंगे। ये चीज करके अगर हम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कुछ कर सकती है, तो इट विल बी अ गुड वे, बट वी हैव टू सी बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकली। दो लोग इस तरीके, ये पॉलिटिकल डिसीजन हो जाते हैं सारे, ना कि इकोनॉमिक डिसीजन। आते हैं अगले आर्टिकल पे, बिग ब्लो टू टेलीकंपनीज एज एससी डिनाइज एनी रिलीफ ऑन एजीआर। यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की। जितने भी टेलीकॉम कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, आप देखें वोडाफोन में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, और आइडिया कल 10 से 12% नीचे था एंड मैं कहूंगा ये डिसीजन आने के बाद दिखा हमें स्टॉक प्राइस में। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एक क्यूरेटिव प्ली, जहां पे करेक्शन करने को कह रहे थे अरिथमेटिक एरर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उन्होंने कैलकुलेट किया था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब वो पैसा जो बकाया है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के द्वारा सरकार को। अब इन्होंने जो कैलकुलेशन मिस्टेक शायद की हो या ना की हो,
ये कहना है टेलीकॉम कंपनीज़ का कि इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, मैथमेटिकल एरर्स है। तो इसमें हम एक क्यूरेटिव प्ली इन्होंने दिया। डिसीजन पहले भी आ चुका था कई साल पहले, कोविड से भी शायद पहले की बात है, कोविड के वक़्त की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था इस पर। एंड तो इन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन यहाँ दिया, प्ली दिया और कहा कि इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टिप्लिकेशन के एरर्स हैं। आप इनको कुछ देखिए, कुछ एक बार रीचेक करवाना है हमें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पे मना कर दिया इस चीज़ के लिए। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस थी वोडाफ़ोन आइडिया स्पेसिफिकली इसके इन्वेस्टर्स को यहाँ पे शॉक लगा एंड स्टॉक भी काफ़ी नीचे चला गया है उसके बाद। भारती को ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। क्यों नहीं पड़ा होगा आप सोचिए? क्योंकि भारती के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, पैसे आ रहे हैं, पैसे आराम से दे देगा ये, पैसे बकाए भी कम हैं इनके। तो वोडाफ़ोन आइडिया करीब 20% नीचे था एंड भारती एयरटेल के शेयर्स करीब 0.8% ऊपर थे और बढ़े हुए थे इन द टावर्स। ये काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हुआ यहाँ पे, इसके शेयर्स भी करीब 9% नीचे थे। सेफ हेवन डिमांड फ्यूल्स रैली इन गोल्ड। गोल्ड में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल रही है एंड कई लोग कंफ्यूज हैं कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट बढ़ना चाहिए जब ब्याज दर घटते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूएस के फेडरल रिजर्व ने रेट ईजिंग साइकिल शुरू किया है, रेट घटाने का साइकिल 4.5 साल के बाद। अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करें तो गोल्ड हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिला, ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो गोल्ड काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है यहाँ पे। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस लाइफ टाइम हाई के पास चल रहे हैं क्योंकि डिमांड ऑप्टिमिज्म बहुत बढ़िया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहे हैं, काफ़ी चिंताएँ भी बढ़ रही है, ग्लोबल आउटलुक भी कमज़ोर हो गया है, इंटरेस्ट रेट भी लो हो गए हैं, तो सारे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ तो नेगेटिव है। और गोल्ड ऐसी चीज़ है ना जो नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा बढ़ता है। अब हम बताते हैं आपको क्यों? जब आपको लगे कि यार लगता है वॉर होने वाली है, लगता है आगे रिसेशन आने वाला है, लगता है कुछ बड़ा कोलैप्स होने वाला है। आप पैसा ड जब भी इंसान डरता है तो क्या खरीदता है? गोल्ड। क्योंकि वो डरता है तो रिटर्न के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है मेरा पैसा सेफ कहाँ है जो मैंने कमा लिया है, और गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जितने सेंट्रल बैंक्स भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो भी इस वक़्त गोल्ड बाय कर रहे हैं। आप आरबीआई का डेटा देखिए, गोल्ड कितना बाय किया है आरबीआई ने पिछले 1 साल में, 2 साल में। चाइना की पीपल रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना का भी आरबीआई है, आप कह सकते हैं उसे। देखिए कितना गोल्ड बाय किया है। रशिया के रिज़र्व बैंक ने कितना गोल्ड बाय किया है देखिए। तो डिमांड कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले तो दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड बाय कर रहे हैं बहुत। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, जब भी कोई खराब न्यूज़ आए ना, लोग गोल्ड बाय कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स गोल्ड बाय कर लेते हैं, ताकि टेंशन फ्री रहें। सेफ तो है, इन्फ्लेशन जितना रिटर्न तो आ जाएगा मेरे एसेट पे, जितना मैंने पैसा कमा लिया है, मैं उसको बचा लूँ अब, वो मेरा गोल है। और कमाना मेरा गोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे क्या हो किसको क्या पता। तो एक वर्ड आप याद रखिए, गोल्ड को क्या फ्यूल करता है, गोल्ड के प्राइस कब बढ़ेंगे? जब दुनिया में नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। एंड ये बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं इसीलिए सेफ हेवन, ठीक है? ये एक सेफ हेवन एसेट है एंड इसीलिए यहाँ पे पैसा लगाया जाता है। और गोल्ड के बढ़ने का कारण हमेशा क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अनसर्टेनिटी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस बढ़ता है। अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी एंड आप बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सारे वर्ड्स बिल्कुल सेम है। एंड अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, वॉलेटाइल है, तो क्या होगा? मार्केट, गोल्ड मार्केट ऊपर जाएगा। एंड फोकस देखिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट डिमांड आई अच्छी खासी, सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे भी वही लिखा है, और ब्याज दर भी घटे। तो क्या हुआ? डॉलर जब ब्याज दर घटते हैं तो नीचे जाने लगता है, तो इसके अगेंस्ट क्या किया जाता है? गोल्ड बाय किया जाता है। अगर आपको पता है कि आपकी करेंसी वीक हो रही है, तो आप उस करेंसी में रहना चाहोगे। अगर मैं बोलूँ आपके पास रुपया है, रुपया कल 50% कम होने वाला है, तो आप क्या करोगे? झट से रुपए को, मैं रुपए का क्या करूँ? डॉलर तो मुझे मिलेगा नहीं, मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ। गोल्ड तो नहीं गिर जाएगा, तो लोग उससे गोल्ड खरीद लेते हैं। तो यूएस में भी क्या हुआ, जब लोगों को लगा ब्याज दर घटेंगे, डॉलर वीक होगा, तो यहाँ पे गोल्ड बाय करना एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी गोल्ड को हेज माना जाता है, इसीलिए गोल्ड के दाम काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गोल्ड में काफ़ी इंटरेस्ट नज़र आ रहा है हमें सारे इन्वेस्टर्स का। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ओवर टू आरबीआई। यूएस के फेडरल रिजर्व के डिसीजन के बाद जब 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ, तो अब एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन क्या है कि इंडिया में भी ये हो जाए।
इंडिया को भी ये जल्दी से कर देना चाहिए क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा तो इकोनॉमी के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर लोन सस्ता हो जाएगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी क्योंकि पैसे से ही ग्रोथ होती है और पैसा लोन से ही आता है 90% ग्रोथ का। तो जो फेयरली स्टीप कट्स प्रोजेक्टेड हैं फेडरल रिजर्व के, इससे कंसर्न्स रेज़ होते हैं यूएस इकोनॉमी के। अब लोग ये कह रहे हैं ये तो बढ़िया न्यूज़ है कि फेडरल रिजर्व ने रेट कट कर दिए काफ़ी, लेकिन क्या रीज़न है कि फेडरल रिजर्व को इतना रेट कट करना पड़ा? इसका एक रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि फेडरल रिज़र्व आगे डरा हुआ है यूएस के इकोनॉमिक आउटपुट को लेके। फेडरल रिज़र्व को यहाँ पर लगता है कि यूएस में आगे रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ खराब हो सकती है, जिसकी वजह से रेट कट किए गए हैं। एंड ये बात मैं बोलूँगा गलत नहीं है। हर बार जब रेट कट हुए हैं, तभी हुए हैं जब इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है। पिछली बार अगर आप देखेंगे हर बार जब भी रेट कट देखने को मिला, हर बार इकोनॉमिक रिसेशन था। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि रिज़र्व बैंक ने इस बार वेट नहीं किया रिसेशन का और पहले ही रेट कट कर दिया ताकि रिसेशन ना आए। तो जो प्रोजेक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की वो भी बढ़ चुकी है। यूएस इकोनॉमी जो है ये अभी तो सही चल रहा है, कोई हार्ड लैंडिंग नहीं हुई है, लेकिन लेबर मार्केट वहाँ पे कमज़ोर हो चुका है, जॉब्स वहाँ पे कमज़ोर हो गई हैं। फेडरल रिज़र्व बिलीव करता है कि स्लो डाउन अभी रहेगा एंड इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को मुख्य मोमेंटम को कंटिन्यू रखने के लिए रेट कट्स कर रहा है। तो आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई चाहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन कम आए एट 4% इससे पहले कि वो अपना रेट कट करना शुरू करे। एंड टू बी श्योर अगस्त का जो इन्फ्लेशन है वो आया 3.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंसेंसस से ये थोड़ा ज्यादा था जो एक्सपेक्टेशन था। फूड प्राइसेस स्पेसिफिकली खाने पीने की जो चीजें इनके दाम नीचे नहीं आ रहे इजीली एंड काफी ज्यादा बढ़ भी जा रहे हैं बीच बीच में। जो कोर इन्फ्लेशन है अगर आप देखें यहाँ पे, तो जैसे हेल्थ और एजुकेशन स्पेसेस में प्राइस राइज है वो अभी भी बढ़ रहा है, महंगाई वहां अभी भी बढ़ रही है एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है कि वो 5% तक जा सकता है सितंबर में। जो एवरेज है जुलाई सितंबर क्वार्टर का, इट विल अंडरशूट आरबीआई प्रोजेक्टेड 4.4%। तो यहाँ पे आरबीआई चाहता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग लोन को सस्ता नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कर दिया और उसके बाद हो भी गया तो क्या है, फिर से रेट को वापस से बढ़ा देंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं। इससे देखिए आरबीआई क्या चाहता है कि मार्केट में सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी ना हो, ठीक है? अनसर्टेनिटी ये किसी को नहीं पसंद है। या तो मुझे पता हो कि आगे खराब बुरी चीज़ होने वाली है, या तो मुझे पता हो कि आगे अच्छी चीज़ होने वाली है, या तो पता हो आगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, तो बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट में भी और पॉलिसीज़ भी नहीं बना पाएँगे। अगर मुझे अगले 10 साल के लिए अपनी कंपनी के लिए कोई पॉलिसी बनाना है, हर कंपनी बनाती है, तो मैं किस बेसिस पे बनाऊँगा आज? मुझे कुछ पता ही नहीं है आगे रेट कब आरबीआई रेट कट कर दे, कब रेट को बढ़ा दे, क्या कर दे? तो इसीलिए सर्टेनिटी के साथ आरबीआई कोई भी काम करना चाहता है। जल्दीबाज़ी में ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं देखिए यूएस ये कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। ये स्पेसिफिक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है इंडिया के कल्चर का कि अच्छा देखो शर्मा जी के बेटे ने ये किया है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो हम आरबीआई पे ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली आप खुद जब सब्जियाँ खरीदते हैं, आप देखते हैं कि कोई ना कोई सब्ज़ी ऐसी ज़रूर होती है जो 100-200 रुपए किलो पहुँच जाती है कभी भी। तो ये एक इश्यू है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। दाल से लेके दूसरे पल्सेस और सीरियल्स हैं, इनके रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जा रहे हैं बीच-बीच में। तो इनको भी एक बार कंट्रोल होने देते हैं, एक बार देखते हैं कि ये कंट्रोल हो जाए, उसके बाद हम ब्याज दर घटाएँ तो बढ़िया है क्योंकि महँगाई हमारे लिए आगे और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगी। तो इंडिया में ग्रोथ बढ़िया है, कहीं वीकनेस है, इंडिया में ग्रोथ में वीकनेस दिख रही है, कार्स और ट्रक्स के मामले में स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया नहीं बिक रहे हैं कार्स। कार्स जब रेट कट हो जाएगा तो कार को काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है? कार बिकने शुरू होंगी क्योंकि जब लोन सस्ते हो जाएँगे कार के और कार तो लोन पे बिक रहे हैं, तो कार बिकने शुरू होंगे। रूरल इकोनॉमी में भी अभी रिकवरी पूरी नहीं आई है, ठीक है? व्हाइल नॉट द मोस्ट रिलायबल ऑफ इंडिकेटर, ये सबसे रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री आउटपुट ये भी फ्लैट रहा है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं रही, ना ये नीचे गया, 4.8% रहा है और जो पहले 4.7% था। फैक्ट्री आउटपुट मतलब कितना आउटपुट क्रिएट हो रहा है, कितने रुपए का सामान हमने फैक्ट्री से निकाला इंडिया में। अगर ज़्यादा किया होता ग्रोथ तो इसका मतलब बढ़िया डिमांड है, बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि अभी थोड़ा म्यूटेड चल रहा है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। सीजनली एडजस्टेड बायस अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ में। सीजनली एडजस्टेड बायस मतलब आप देखिए कि सीजनैलिटी के हिसाब से चीजों की डिमांड कभी-कभी बहुत बढ़ जाती है। तो हमको उसको पिछले महीने के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर इस महीने शादी का कोई सीजन नहीं है, अगले महीने शादी के सीजन आ गए, तो एज अ केटरर मैं देखूंगा ना कि मेरी डिमांड तो 1000 गुना बढ़ गई है क्योंकि पहले 1 रुपए का भी काम ही नहीं हुआ,
तब तो इन्फिनिटी टाइम्स बढ़ गई ना वो। अगले महीने अगर ₹10 का भी काम हो गया तो। तो ऐसे कंपेयर करना सही नहीं है कि उसके शेयर भी वहाँ से बहुत बढ़ जाएँ। हमें देखना पड़ेगा पिछले साल, इसी क्वार्टर, इसी महीने, इसी सीज़न में क्या डिमांड था, क्या ओवरऑल आउटपुट था और उससे कंपेयर करना इसीलिए ज़्यादा बेटर होगा। तो जीडीपी 7% तक ग्रो कर सकता है, लेकिन जो लार्जर इन्फॉर्मल सेक्टर है अभी भी बहुत फ्रेजाइल है। मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं कोविड के ब्लो से एंड इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा दिन तक इतना हाई रहेगा, तो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को तो देखो भैया बहुत प्रॉब्लम होनी है आगे, आप मान के चलो और इसका कोई इनके लिए सावधान भी ये प्रावधान भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।